मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज अपडेट टेबल। अपडेट बटन के क्लिक पे हमारा ये फंक्शन कॉल होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक और चीज हमें जो इम्प्लीमेंट करवानी है वो ये है। देखिए, अपडेट टेबल तब काम करेगा जब हम टेबल में से किसी एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज डेटाबेस डायरेक्टली तो हमारे पास में विजिबल नहीं है स्क्रीन पर। ट्री व्यू के अंदर सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, तो जैसे ही हम किसी भी रो पर डबल क्लिक करेंगे, कोई भी रो है हमारे पास में, सपोज फर्स्ट रो की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं इस फर्स्ट रो पे डबल क्लिक करती हूँ तो सारा डेटा इन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद अपडेट और डिलीट की वर्किंग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस टेबल के डबल क्लिक होने पर जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो सारी चीजें हमें इन टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर डिस्प्ले करवानी है। तो अपडेट टेबल और डिलीट टेबल से पहले एक और चीज है जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है, दैट इज टू गेट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम ट्री व्यू। और कहाँ डिस्प्ले करवाना है? टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर मैंने जो ट्री व्यू क्रिएट किया है टेबल नेम का, उसके साथ में मैंने डबल वन इवेंट को बाइंड करवा दिया है, विच मीन्स जब हम माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करेंगे तब हमारा गेट रो नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे ये हमारा गेट रो, और क्योंकि हमने बाइंड की हेल्प से इसे कॉल करवाया है तो इंटरनली एक इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास होगा। अब यहाँ पे बहुत सारा डेटा है टेबल के अंदर, किसी एक को कैसे पता लगा सकते हैं? तो हमने जब प्रीव्यू का एग्जाम्पल किया था तो वहां पर मैंने आपको फोकस नाम का एक मेथड बताया था, जिससे हम प्रीव्यू के साथ में काम में लेते हैं। जिस भी रो को सिलेक्ट किया हुआ है उस सिलेक्टेड रो के डेटा को गेट करने के लिए, तो सबसे पहले तो कौन सी रो सिलेक्टेड है ये बताना पड़ेगा। तो टेबल डॉट फोकस की हेल्प से जब भी कोई भी रो को हम सेलेक्ट करेंगे तो इंटरनल नंबरिंग जो प्रीव्यू स्पेसिफिकली अपने चाइल्ड एलिमेंट को प्रोवाइड करता है, वो इंटरनल नंबरिंग हमारी इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पर हर एक चाइल्ड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए टेबल के साथ में आइटम नाम का एक मेथड प्रोवाइड करवा दिया गया है। वो क्या करता है? एक कंप्लीट रो का सारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी हमें रिटर्न करने का काम करता है, जिसे मैंने स्टोर करवाया है आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर ही। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेट्स अज्यूम कि फर्स्ट रो को ही सिलेक्ट किया गया है, तो हमारे पास में जो डिक्शनरी फॉर्म होके आएगी वो कुछ इस तरीके की होगी। देखिए, हमारे पास में जो टेबल है जरूरी नहीं है कि हमेशा वहां पे सिर्फ टेक्स्ट ही हो, वहां पर इमेजेस भी हो सकती है, कुछ एक्सटर्नल कमेंट भी हो सकते हैं, या हर एक रो पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम जो टैग्स क्रिएट करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। तो वो सारी चीजें एज अ डिक्शनरी आती है। तो अभी करंटली ना इमेज है, ना कोई एक्सटर्नल कमेंट है, ना ही कोई टैग है, सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज ही प्रेजेंट है। तो टेक्स्ट की अगर हम बात करें, इमेज की बात करें, या फिर हम लोग टैग्स की बात करें, यहाँ पे कुछ भी एसोसिएटेड नहीं है, तो ये ब्लैंक कोट्स हमारे पास में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज के फॉर्म में बहुत सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है, विच मीन्स यहाँ पे आईडी, नेम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर एंड जेंडर, ये सारी चीजें वैल्यू नाम की की के साथ में एसोसिएटेड है। अब यहाँ पर डिक्शनरी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी इम्यूटेबल जो हमारे पास में टाइप होता है वो एज अ की प्रेजेंट होता है, और जितने भी म्यूटेबल टाइप्स होते हैं उन्हें हम वैल्यूज के तौर पे लिख सकते हैं। तो अब इस डिक्शनरी में अगर किसी भी की पे एसोसिएटेड वैल्यू को हमें गेट करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम डिक्शनरी का नाम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का नाम लिख देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिक्ट ऑफ वैल्यूज, तो यहाँ पे मुझे कोई एक वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि ये पूरी लिस्ट रिटर्न होगी, पूरा एक रो रिटर्न होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? हर एक इस लिस्ट के इंडेक्स को एक्सेस करके एक एक वैल्यू को टेक्स्ट फील्ड के अंदर असाइन करवाना है। देखिए, की हेल्प से तो हमने ये कंप्लीट लिस्ट को फेच कर लिया। अब है तो ये एक लिस्ट ही, और एक एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, तो 0 से लेके लेंथ -1 तक का इंडेक्सिंग का कंसेप्ट हमारे पास में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे उस तरीके से इन सारी वैल्यूज को टेक्स्ट फील्ड के अंदर सेट करवा सकते हैं। कैसे होगा हम इन स्टेटमेंट्स के थ्रू समझते हैं।
देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम डिक्शनरी की बात करते हैं, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर एक की प्रेजेंट है और उस की के अंदर अलग-अलग तरीके के एलिमेंट्स हैं। तो आइटम जो डिक्शनरी मैंने क्रिएट करी है, उसमें जो वैल्यूज़ नाम की अवेलेबल है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, मतलब सारा डेटा चाहिए। अब यहाँ पे अगर इतना पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, तो लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। अब इस वैल्यू में भी हमारे पास में जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है, यानी कि 101, उसे कहाँ असाइन करवाना है? फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, यानी कि आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो T1 डॉट सेट आइटम वैल्यूज एंड 0। तो डिक्शनरी की वैल्यूज की के पे जो वैल्यूज हमारे पास में एसोसिएटेड है, उसमें भी 0 इंडेक्स पे जो डेटा अवेलेबल है, वो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट एज वेल। आइटम नाम के डिक्शनरी में जो वैल्यूज नाम की हमारे पास में अवेलेबल है, उसके भी फर्स्ट इंडेक्स पे जो हमारे पास में डेटा है, यानी कि एलन जो हमारे पास में डेटा है, वो मैंने सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में असाइन कर दिया है। सेम गोज फॉर द थर्ड पार्ट एज वेल। T3 डॉट सेट आइटम वैल्यूज ऑफ 2। तो आइटम नाम के डिक्शनरी में जो वैल्यूज नाम की अवेलेबल है, उसके सेकंड इंडेक्स पे जो भी डेटा अवेलेबल है, वो थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स में, यानी कि कोर्स वाले टेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। Same goes for the next three statements as well. T4 dot set item values of 3, यानी कि डिक्शनरी में वैल्यूज नाम की पे जो हमारे पास में डेटा स्टोर्ड है, उसके थर्ड इंडेक्स पे जो डेटा है, वो फोर्थ वाले टेक्स्ट बॉक्स में। T5 dot set item values and fourth index। तो आइटम डिक्शनरी की वैल्यूज की के फोर्थ इंडेक्स पे जो डेटा है, वो चला जाएगा हमारे फिफ्थ वाले टेक्स्ट फील्ड में। एंड लास्टली T6 dot set item values and 5। तो आइटम डिक्शनरी की में जो वैल्यू की है, उसके फिफ्थ इंडेक्स पे जो डेटा है, दैट इज M जेंडर, वो चला जाएगा हमारे सिक्स टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो जैसे ही हम किसी भी रो पर डबल क्लिक करेंगे, गेट रो नाम का फंक्शन हमारा कॉल होगा और जो भी डेटा है, वो सारे टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे करना क्या है? अपडेट और डिलीट वाला पार्ट करना है। लेकिन उससे पहले इस फंक्शन की जो वर्किंग है, वो सबको समझ में आई? क्या फंक्शन काम में ले रहे हैं? क्या वो रिटर्न कर रहा है? लेट्स मूव टू द अपडेट फंक्शन देन। देखिए, अपडेट से पहले अब यहाँ पे हमें किसी न किसी तरीके की रो को तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रो नहीं सेलेक्ट करेंगे तो वो अपडेट किसको करेगा? अपडेट और डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पे ही इम्प्लीमेंट होता है। इंसर्ट का मतलब होता है नई चीजों पे काम करना, तो अपडेट के लिए और डिलीट के लिए तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को यूज करना पड़ेगा। अब कौन से रिकॉर्ड को काम में ले रहे हैं? डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट फील्ड्स में सारा डेटा हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पर मैंने फिर से 6 अलग वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं टू गेट द वैल्यूज ऑफ ऑल द टेक्स्ट फील्ड्स। तो id is equals to t1 dot get, name is equals to t2 dot get, course is equals to t3 dot get, dob is equals to t4 dot get, phone is equals to t5 dot get and gender is equals to t6 dot get। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज को हमने गेट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूजर से कंफर्मेशन मांगा है कि क्या आपको एक्चुअली में अपडेशन करवाना है, आप श्योर हो? और अगर नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हो, अभी एग्जैक्ट वर्किंग इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो मैसेज बॉक्स के साथ में हमने 3 डायलॉग बॉक्स पहले पढ़े थे, शो वार्निंग, शो एरर एंड शो इन्फो। लेकिन उसके अलावा भी और कई तरीके के मेथड्स होते हैं जो मैसेज बॉक्स मॉड्यूल हमें प्रोवाइड करती है, जो अलग-अलग तरीके के कंफर्मेशन के लिए हम काम में ले सकते हैं। जैसे आपने जावा के अंदर कंफर्म डायलॉग बॉक्स पढ़ा होगा, लगभग उसी तरीके की वर्किंग है, पर बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अलग-अलग तरीके से काम हो सकता है। देखिए, मैंने यहाँ पे जो फंक्शन काम में लिया है, दैट इज आस्क यस और नो। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा और 2 बटन्स उस डायलॉग बॉक्स पे आ रहे होंगे, यस और नो के। तो अगर यूजर यस पे क्लिक करता है तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर वो नो पे क्लिक करता है तो इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर क्या होता है? इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो if message box dot ask yes no, title confirm, are you sure you want to update data? अगर यहाँ पे यूजर yes पे क्लिक करता है, तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स हमने लिखे हैं, विच मीन्स क्वेरी को फॉर्म करके उसे एग्जीक्यूट करना, चेंजेस को सेव करना और टेबल में भी डेटा को प्रॉपरली डिस्प्ले करवाना,
तो वो सारा काम हो जाएगा। अगर वो नो पे क्लिक करता है तो हमारे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि हमने कुछ भी चेंजेस इम्प्लीमेंट करने को अब मना कर दिया है। तो जिस तरीके से आस्क येस नो होता है, उसी तरीके से आस्क क्वेश्चन नाम का भी हमारे पास में एक मेथड है। टाइटल देंगे हम और कोई एक मैसेज, जो भी क्वेश्चन हमें पूछना है, यूजर सेम अपना आंसर येस और नो के फॉर्म में ही देता है। एक और हमारे पास में मेथड है, दैट इज आस्क येस नो कैंसिल। यहाँ पे भी टाइटल और क्या मैसेज आपको देना है। येस नो और कैंसिल 3 बटन्स हमारे इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आते हैं। उसके बाद ओके और कैंसिल वाला हमारे पास में एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे 2 बटन्स आएंगे, ओके एंड कैंसिल। तो यहाँ पे ओके का मतलब आपको काम करवाना है, कैंसिल मतलब आपको कुछ भी काम नहीं करवाना है। लास्ट मेथड है हमारे पास में रीट्राई एंड कैंसिल। तो मान लीजिए अगर हम लॉगिन जैसा कुछ कंसेप्ट बना रहे हैं और यहाँ पे दोबारा से कुछ गड़बड़ हो गई है, रीट्राई वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए रीट्राई कैंसिल मेथड को हम काम में ले सकते हैं। टाइटल एंड मैसेज यहाँ पे भी हमें पास करना है, तो 2 बटन यहाँ पे विजिबल होंगे। तो मैसेज बॉक्स के साथ में अलग अलग तरीके के कंफर्मेशन के कंसेप्ट में आप इन अलग अलग तरीके के मेथड्स को काम में ले सकते हो। डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या मेथड काम में लिया है, उसी तरीके के बटन्स आपके पास में आएंगे। यस नो आ सकता है, ओके कैंसिल, रीट्राई कैंसिल, यस नो कैंसिल, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड दैट यू हैव यूज। अब यहाँ पे तो हमने आस्क यस और नो लिखा है, यानी कि एक सिंपल डायलॉग बॉक्स आएगा जिसपे ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा और यस और नो 2 बटन्स आएंगे। अगर मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करती हूँ तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होने पर इफ के ब्लॉक कंप्लीटली हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट किया है। Update student set name is equals to percent s, course is equals to percent s, dob is equals to percent s, phone is equals to percent s, gender is equals to percent s, where id is equals to percent s। अगर हम सिर्फ इतना क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे टेबल के अंदर जितना भी डेटा है उन सब के अंदर सेम टाइप का अपडेशन हो जाएगा। किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे अगर हमें अपडेशन करवाने हैं तो वेयर क्लॉज की हेल्प से ही कंडीशन स्पेसिफाई होती है। तो जिसकी भी आईडी जो स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन होंगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो अपडेट कौन सा टेबल को अपडेट करना है, सेट कॉलम का नेम आता है इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू हमें सेट करनी है। अब यहाँ पे सारे कॉलम्स जो हैं हम सबको चेंज कर सकते हैं, तो मैंने कॉमा से सेपरेटेड सबके नेम्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, लेकिन जो वैल्यू आने वाली है वो हमें नहीं पता, वो तो टेक्स्ट बॉक्सेस में से आने वाली है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे परसेंट एस पैरामीटर को काम में लिया है और पैरामीटराइज्ड क्वेरी के फॉर्म में इस क्वेरी को मैंने बनाया है। अब यहाँ पे क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो कर डॉट एग्जीक्यूट। क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करनी है और क्या वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवानी है, नेम कॉमा कोर्स कॉमा डीओबी कॉमा फोन कॉमा जेंडर कॉमा आईडी। अब यहाँ पे जो ये सीक्वेंस ऑफ नेम है ये इन पैरामीटर्स के सीक्वेंस से मैच करना चाहिए। अगर आईडी को पहले लिख दोगे तो उसकी वैल्यू इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और वैरकैर कभी भी इंटीजर वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकता है, तो क्वेरी में आएगी आपके पास में एक एरर। तो एसक्यूएल का सिंटेक्स एरर आपके पास में जनरेट होके आ जाएगा। तो सीक्वेंस हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा से मैं आपको बोलती आई हूँ। तो यहाँ पे नेम की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, कोर्स की वैल्यू इधर, डीओबी का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट होगा, देन फोन, देन जेंडर एंड देन आईडी। तो जिसका भी आईडी वहां पे मेंशन होगा उसका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम सिर्फ सिलेक्ट का काम नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ डिस्प्ले हो जाए डेटा, डेटाबेस के एक्चुअल रिकॉर्ड्स में हम चेंजेस कर रहे हैं। तो उन चेंजेस को परमानेंटली सेव करने के लिए हमें कमिट नाम के फंक्शन को काम में लेना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रीव्यू के अंदर तो चेंज दिखेगा, लेकिन डेटाबेस में उसका एक्चुअल इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। तो कनेक्शन डॉट हेल्प की कमिट की हेल्प से इस कनेक्शन को यूज करके हमने जितने भी चेंजेस किए हैं वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लियर डेटा फंक्शन को कॉल किया है। क्लियर डेटा क्या कर रहा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट की हेल्प से जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे टेबल के अंदर अवेलेबल हैं उन सबको गेट करने का काम कर रहा है और अपडेट फंक्शन को उन टोटल रोज को पास कर रहा है। अब अपडेट क्या कर रहा है,
जितना भी प्रीवियस पुराना रिकॉर्ड है उन सबको वो डिलीट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टेबल डॉट गेट चिल्ड्रन, और फिर जो रोज एज अ पैरामीटर आया है उसके ऊपर वन बाय वन लूपिंग करके एक एक रिकॉर्ड को टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अपडेट की हेल्प से डेटा अपडेट हुआ, क्लियर की हेल्प से हमने सारे डेटा को अपडेशन के बाद गेट कर लिया, और अपडेट फंक्शन की हेल्प से पुराने सारे डेटा को टेबल में से डिलीट करके नया डेटा डिस्प्ले करवा लिया। अब यहाँ पर हो सकता है अपडेट को यूजर 2-3 बार क्लिक कर दे तो हमारे पास में गड़बड़ हो सकती है, बार-बार डायलॉग बॉक्स आ सकता है। तो एक बार अपडेट की फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद मैंने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर कर दिया ताकि दोबारा से वो अपडेट वाला डायलॉग बॉक्स हमारे पास में नहीं आए। तो T1.set, T2.set, T3, T4, T5, T6 ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स। तो यहाँ पे हमारा जो सारा डेटा है वो मतलब टेक्स्ट फील्ड्स का जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन की हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले कोई रो सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स जस्ट से कि मैंने 104 को सेलेक्ट किया है, डबल क्लिक करते ही सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नेम मैंने यहाँ पे स्मिता कर दिया है, कोर्स बीसीए की जगह एमसीए कर देते हैं, एंड जेंडर को हम मेल की जगह फीमेल कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए अपडेट पे मैंने क्लिक किया है, एक मैसेज मेरे पास में आया है। अगर मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो गए। एक बार फिर से डबल क्लिक कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम डेटा को अपडेट करने वाले हैं। सेम वही एंट्रीज में कर रही हूँ जैसे मैंने पहले किया था, नेम के अंदर इसमें था, कोर्स के अंदर एमसीए एंड जेंडर के अंदर एफ। अब यहाँ पे अपडेट बटन पे मैंने क्लिक किया, फिर से डायलॉग बॉक्स आया है। अब मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हमारे पास में चेंजेस हुए हैं नहीं वो हम देखते हैं, लेकिन टेबल के अंदर तो हो गया है। स्मिता नेम आ गया है, एमसीए हो गया है, और यहाँ पे फीमेल भी आ गया है जिसका आईडी 104 था उसका। अब डेटाबेस की अगर बात करते हैं तो उसे भी चेक कर लेते हैं। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज, ये हमने रिफ्रेश कर लिया। नाउ देखिए डेटाबेस के अंदर भी चेंजेस हो गए हैं, 104 का रिकॉर्ड यहाँ पे चेंज हो गया है, और ये तभी विजिबल होगा जब आप कमिट फंक्शन को काम में लेंगे। So that's how you can update the data with the help of programming. I hope इस फंक्शन के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, moving on to the last फंक्शन दैट इज डिलीट टेबल। अब डिलीट टेबल के केस में भी हमें किसी ना किसी तरीके का रो तो सेलेक्ट करना ही होगा, अगर रो सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे डिलीट कर पाएगा। तो यहाँ पे भी वही गेट रो वाला पार्ट मैंने इम्प्लीमेंट किया है। डबल क्लिक करूंगी मैं टेबल पर तो जिस भी रिकॉर्ड को मैंने क्लिक किया होगा उसका सारा डेटा टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने डिलीट टेबल फंक्शन को कॉल करवाया है ऑन द क्लिक ऑफ डिलीट बटन। तो यहाँ पे एक नेम के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जेंडर भी कॉमन हो सकता है, कोर्स भी कॉमन हो सकता है, फोन नंबर कॉमन हो सकता है अगर सिबलिंग्स हैं तो, और डेट ऑफ बर्थ भी कॉमन हो सकती है। तो सबसे यूनिक एंटिटी जो रहती है हमारे पास में वो आईडी यानी कि रोल नंबर ही रहता है, जो कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है, जो गेट्रो की हेल्प से वहां पे पहुंच जाएगा। तो t1.get की हेल्प से फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा है वो मैंने RNO नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब फिर से मैंने यूजर को एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करवाया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट डेटा। अगर नहीं करवाना है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं, डेटा एज इट इज रहेगा हमारा, और अगर वो यस करता है तो फिर हमारी क्वेरी जो है वो फायर हो जाएगी। तो इफ मैसेज बॉक्स डॉट आस्क यस नो कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट डेटा। अब अगर वो नो पे क्लिक करते हैं तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सारे टेक्स्ट फील्ड्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर वो यस पे क्लिक करता है तो मुझे उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है। तो सबसे पहले क्वेरी फॉर्म करनी पड़ेगी, क्वेरी इज इक्वल्स टू डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अब डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट की बात करते हैं तो सारा डेटा डिलीट हो जाता है, सारे डेटा को डिलीट नहीं करना, सिर्फ एक को डिलीट करना है। वेयर ID इज इक्वल्स टू %s। अब हमें नहीं पता रोल नंबर क्या है तो यहाँ पे हम पैरामीटराइज क्वेरी ही फॉर्म करेंगे। तो कर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी कॉमा RNO। तो जो भी यूजर ने सिलेक्ट किया होगा रो उसका ID की हेल्प से
वो यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब जो चेंजेस हमने इम्प्लीमेंट करे हैं वो ट्री व्यू के साथ साथ हमारे डेटाबेस के अंदर भी होने चाहिए। तो अगेन con.commit इस कनेक्शन को यूज करके जो भी चेंजेस किए हैं उनको परमानेंटली सेव कर दो। देन अगेन क्लियर डेटा यानी कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सारे डेटा को वो गेट करेगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा और अपडेट फंक्शन को पास करेगा। अपडेट क्या करेगा? पुराने सारे डेटा को डिलीट करके वन बाय वन नए वाले डेटा को प्रीव्यू के अंदर इंसर्ट कर देगा। अब फाइनली यहाँ पर मैंने सारे टेक्स्ट फील्ड्स को ब्लैंक सेट कर दिया है, यानी कि क्लियर कर दिया है। T1.set, then T2, T3, T4, T5 and T6 opening and closing quotes. So that's how you can delete the data. एक बार अगर हम इसका एग्जीक्यूशन देखें तो देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट में जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था दैट इज 107। मैंने डबल क्लिक किया इस पे, सारा डेटा यहाँ पे हमारे पास में आ गया है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करती हूँ, डायलॉग बॉक्स आ रहा है। नो पे क्लिक किया है तो कुछ भी काम नहीं होगा, सारे टेक्स्ट फील्ड्स क्लियर हो गए हैं। एक और बार डबल क्लिक कर लेते हैं, सारा डेटा आ गया है। और अब मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूंगी और अब यस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर देखिए 107 नहीं आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे डेटाबेस की बात करें तो रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज। देखिए 107 का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। So that's how you can implement the working in database. Insert, update, delete कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फाइनली डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो हमारा प्रोग्राम है, जो भी टॉपिक है हमारा, वो विद दिस एग्जांपल कवर हो गया है। इससे ज्यादा आपके सिलेबस के अंदर अभी करंटली नहीं। अब इस लास्ट फंक्शन के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर किसी भी स्टेटमेंट में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए जिस तरीके की वर्किंग हम लोगों ने अभी लास्ट प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करी है, बिल्कुल एग्जैक्टली में उसी तरीके का हमारे पास में ये एक प्रोग्राम है। बस यहाँ पर जो डेटा मैंने स्टूडेंट टेबल पे इम्प्लीमेंट किया था वो सारी चीजें आपको एम्प्लॉय टेबल पे इम्प्लीमेंट करनी है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमारे पास में EMP-NO मतलब एम्प्लॉय का जो आईडी होता है, EMP नेम मतलब एम्प्लॉय का जो नेम है, उसका क्या जॉब है, किस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, इट इज डिपार्टमेंट नंबर 10, 20, 30, 40 लाइक दैट। सैलरी क्या है उसका एंड हायर डेट यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे फील्ड्स क्रिएट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रीव्यू के फॉर्म में सारा डेटा आपको डिस्प्ले करवाना है विद द हेल्प ऑफ लेबल। अब देखिए मैंने पैनल्स के लेबल यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किए हैं, अलग से लेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है। तो जो भी आप टेबल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय नाम का, उसका सारा डेटा यहाँ आना चाहिए। अभी करंटली मेरे डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय नाम की टेबल नहीं है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको नहीं बता सकती। क्वेश्चन सब लोग ध्यान से सुनिएगा। पहले पैनल में सिर्फ टेबल आएगी, डेटा आएगा हमारी टेबल में से। सेकेंड पैनल के अंदर आपको सर्चिंग इम्प्लीमेंट करनी है। अब सर्चिंग को यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक आईडी के बेसिस पे नहीं, मैंने यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स प्रोवाइड किया है। कॉम्बो बॉक्स के अंदर यूजर को प्रोवाइड करना है कि वो किस तरीके की सर्चिंग करवाना चाहता है। अगर वो EMP-NO सेलेक्ट करता है तो यहाँ पे EMP-NO लेट्स जस्ट से 1001, तो जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 1001 है, सर्च बटन के क्लिक पे उसका रिकॉर्ड इधर आना चाहिए। अगर यूजर यहाँ पे सिलेक्ट करता है नेम, तो यहाँ पे आपको नेम टाइप करना है और उस नेम के बेसिस पे सर्चिंग इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे DPAT-NO सिलेक्ट करता है मतलब डिपार्टमेंट नंबर, और मैंने इनपुट किया लेट्स सपोज 10, तो डिपार्टमेंट नंबर 10 के जितने भी एम्प्लॉइज है उन सबका डेटा यहाँ पे आना चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स की वैल्यू को गेट करके चेक करना पड़ेगा कि वो नेम है तो अलग क्वेरी बनेगी, अगर EMP-NO है तो अलग क्वेरी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे सर्चिंग के केसेस में हम कॉमन डेटा नहीं कर सकते, एक टाइम पर एक ही टाइप की सर्चिंग होगी। तो यहाँ पे सर्च बाय तो सिर्फ डेटा को डिस्प्ले कर रहा है, बाकी 5 तरीके से सर्चिंग हमें यहाँ पे अलाउ करनी है ऑन द क्लिक ऑफ सर्च बटन। और क्लियर की वर्किंग बिल्कुल वैसी है जैसे हमने देखी, पुराना सारा डेटा इस टेबल के अंदर आ जाना चाहिए। सर्चिंग के केस में तो 1, 2, 3 या 4 रिकॉर्ड्स आएंगे, क्लियर के क्लिक करने पे सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाने चाहिए।
अब यहाँ पे लास्ट पैनल जो है हमारा सेम एड, अपडेट एंड डिलीट। अब यहाँ पर अगर हम स्पेसिफिकली एम्प्लॉय की बात करते हैं, सेम नेम के, सेम जॉब के, सेम डिपार्टमेंट नंबर, सेम सैलरी ऑब्टेन करने वाले, सेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनका हो सकता है। यूनिक हमेशा क्या होता है, हमारा एम्प्लॉय नंबर हमारा यूनिक होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर रही हूँ और एड एम्प्लॉय बटन पे क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ सपोज 1003 और ये आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करवाना है कि आईडी आप दूसरी टाइप करिए, ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर डुप्लीकेट आईडी यूजर इंसर्ट करने का ट्राई करता है तो उसको एक एरर मैसेज शो होना चाहिए और रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ यूनिक आईडीज ही आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। यूजुअली इन सारी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं कंस्ट्रेंट्स की हेल्प से, प्राइमरी की, फॉरेन की हेल्प से, लेकिन वो वाला पार्ट हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो आपको क्वेरी की हेल्प से चेक करना पड़ेगा कि जो आईडी यहाँ पे लिखी है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। नहीं करती है तो ही ऐड होगा, अगर करती है तो एरर मैसेज। ठीक है। एंड अपडेट, किसी भी एक रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपडेशन वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करवाना है। डिलीट की बात करें तो किसी भी एक रो को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करवाना है। तो कुछ चीजें तो सेम ही है और कुछ चीजें जो है यहाँ पे वो डिफरेंट है पहले वाले एग्जाम्पल से। अब क्वेश्चन के अंदर किसी भी पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? देखिए, टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ में प्रोवाइड करवा दूंगी, प्लस इसका ये स्क्रीनशॉट भी किस तरीके से फॉर्म देखने वाला है। तो वहां पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है, कौन सी फील्ड्स आपको इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्रिएट करनी है और इनका टाइप क्या होना चाहिए। जैसे अगर जॉब की मैं बात करती हूँ तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स वहां पे लिख दिए हैं, लाइक क्लर्क, सेल्समैन एंड मैनेजर। डिपार्टमेंट नंबर की बात करते हैं तो 10, 20, 30, मैंने कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, तो उनको कंसिडर करके ही आप इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन सबको क्लियर है? ऑलराइट देन, तो विद दिस हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो पार्ट है वो ओवर हो गया है। एक बार ही सब लोग ट्राई करके देखिएगा, प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी। अब नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ डेट टाइम मॉड्यूल, बट फिर वो हम नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स बाकी हैं, दैट इज पाइथन विद सी एंड वेब एप्लीकेशन वाला पार्ट। एंड विद दिस हमारा सिलेबस जो है वो ओवर हो जाएगा। लास्ट ईयर के पेपर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूंगी, कुछ नया है जो हमने कवर नहीं किया है। और अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप सर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सेशन कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।